नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर बिल्कुल गहराई से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे अध्याय नंबर 10 की भारत का संविधान का एक परिचय, कि हम भारत के संविधान के बारे में आज पढ़ेंगे। तो अध्याय स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि देखिए, यदि आपके पास पर्याप्त समय है कि सर हमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, एक-एक पॉइंट क्लियर करना है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। मैंने आपकी ये बुक कंप्लीट लाइन टू लाइन पढ़ाई हुई है, वहाँ से कर लीजिए। फिर आता है कि सर हमें तो सिर्फ रिवीजन करना है, तो ये हमारा फाइनल रिवीजन बैच ही चल रहा है, इसके माध्यम से मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। यदि आपने लाइन टू लाइन पढ़ लिया, आप दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं या फिर आपने पहले ये बुक पढ़ रखी है, रिवीजन कर रहे हैं, तो आप इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब की सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन आएगा, उसके हिसाब से अपनी स्पीड आप तेज कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों ने ये भी कमेंट किया था, कुछ स्टूडेंट्स ने, कि सर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट बना के रिवीजन करवाइए। देखिए, मैं कितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बना लूँ, आपका लेसन इतना टाइम लगेगा जितना आज हम लगाने वाले, इतना तो लगेगा ही लगेगा, और कुछ न कुछ पॉइंट आपका छूट ही जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके पाठ के माध्यम से ही आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि आपका कोई भी पॉइंट न छूटे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका वो न छूटे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपका कोई साथी ये लेसन पढ़ना चाहता, तो उसके साथ आप वीडियो शेयर कर दिया करें, क्योंकि फिलहाल हमारा चैनल छोटा है, चैनल की रीच छोटी है, तो इसलिए सभी के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाता। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत है पढ़ाने की और आपकी मेहनत इस प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाने की। आप जी भर के कमेंट कीजिए और जी भर की वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जो आपकी क्लास से संबंधित ग्रुप है, तो उसके पास। तो चलिए, अब हम हमारा अध्याय स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय में सबसे पहले भारत के संविधान का हमें आज परिचय पढ़ना है। तो सबसे पहले एक जो संविधान के बारे में हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने क्या कहा है हमारे संविधान के बारे में। उन्होंने कहा, मैं ये कहना चाहूँगा, यदि हम उस संविधान के अनुसार कार्य करें भी। उसने कहा कि जो संविधान हमने बनाया है, इसके अकॉर्डिंग यदि हम कार्य करेंगे तो क्या होगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही हम अपने देश को महान बना सकते हैं। उन्होंने संविधान के बारे में कहा कि यदि हम संविधान के अनुसार कार्य करेंगे ना, तो जल्द ही हमारा राष्ट्र क्या हो जाएगा, महान हो जाएगा भी। यह एक ऐसा लक्ष्य जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। संविधान में हमने देश के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हमें उस लक्ष्य तक हमारे देश को पहुंचाना है। लेकिन इसके लिए सर्वोपरि अथक शारीरिक और मानसिक परिश्रम के साथ साथ इसने कहा कि इसके लिए हमारे देश को उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो टारगेट हमने निर्धारित किया, उसके लिए हमने क्या है, अथक परिश्रम और मानसिक परिश्रम के साथ साथ उत्कृष्ट नैतिक पुनर्जीवन की भी आवश्यकता होगी। तो कहा कि जो नैतिक पुनर्जीवन है ना, मतलब हमें जो नैतिक कर्तव्य है वो भी हमें दोबारा से बनाने पड़ेंगे, उन नैतिक मूल्यों पर भी हमें काम करना पड़ेगा भी। हमने एक लोकतांत्रिक संविधान तैयार किया अभी, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा ना, तो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि एक ऐसा संविधान बनाया, लोकतांत्रिक संविधान तैयार किया है। लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है कि इन संस्थाओं में कार्य करने वाले दूसरे के विचारों का सम्मान करें तथा लचीलेपन और समन्वय के साथ कार्य करें। उसने कहा कि जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं भी, जो हमारे देश के अंदर हमने संस्थाएं बनाई है काम करने के लिए, चाहे वो न्यायिक संस्था हो कोई, चाहे कोई आपकी सरकारी संस्था हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट है, तो उसमें क्या है कि उसका अच्छे से कार्य करने के लिए संस्थाओं में जो काम करने वाले लोग हैं ना, हम लोग हैं, तो उनका क्या, दूसरे के विचारों का हमें सम्मान करना होगा। और लचीलापन ये नहीं कि हम किसी बात पे अड़ जाएं भी, हमें झुकना भी होगा और कहीं पे अडिग भी रहना पड़ेगा, और हमें एक दूसरे के साथ संतुलित बनाकर काम करना पड़ेगा। इस प्रकार हम अपने राष्ट्र को महान बना सकते हैं। ये बात कही थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने। और उन्होंने मेन बात क्या, आपकी मेन बात यही कि हमने एक लोकतांत्रिक संविधान तैयार किया है अभी। चीजें क्लियर? हाँ सर, ये चीज हमें समझ में आ गई भी। ठीक है। बहुत से अध्यापक गण हैं इसको छुटवा देते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी पॉइंट कोई छूटे भी, कोई बात आपको समझ में ना आए भी। तो यहाँ से आपका अध्याय स्टार्ट होता है भी, यहाँ से भी। तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, वो स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, और उनकी माता उनको जल्दी जल्दी उठाती कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, और वरना आपकी गणतंत्र दिवस की परेड आपकी छूट जाएगी। ये वार्तालाप आप यहाँ से दे रखिए भी। तो दिन कौन सा था? वो था 26 जनवरी का भी। कौन सा दिन था? आप कहेंगे सर वो 26 जनवरी का दिन था।
26 जनवरी भारत के लिए एक विशेष दिन है। इस दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। याद रखना कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था अभी। इस दिन का हमारे संविधान से गहरा संबंध है। कौन से दिन से? आपका 26 जनवरी 1950 से। क्लियर है बात? हाँ सर, हमें समझ में आ गया। चित्र में दिखाई गई पुस्तक हमारा संविधान है। आगे आपको एक चित्र दिखाया गया है। इसमें क्या है? आपको संविधान की फोटो दिखाई गई है। इसे सुरक्षित रखने के लिए इसे हीलियम से भरे कांच के डिब्बे में सावधानीपूर्वक संरक्षित रखा गया है। कि इसे सुरक्षित रखने के लिए भी जो आपके कीट वगैरह, कोई दिमक वगैरह, किसी भी चीज़ से ये आपका खराब न हो, किसी भी प्रकार से कोई विक्रिया न हो, तो इसको क्या है? आपको हीली एक पात्र बनाया गया कांच का, और उसमें हीलियम गैस भरी गई है, और उसमें क्या आपका संविधान रखा गया है। ये हमारे संविधान की पहली कॉपी है अभी। ठीक है, ओरिजिनल संविधान है आपका बिल्कुल भी। परंतु वास्तव में संविधान है क्या और इसे क्यों महत्वपूर्ण माना गया अभी? तो ये देखिए आपका संविधान भी। ये आपको कांच का पात्र दिख रहा है, और इसमें क्या है? आपका संविधान है भी। ये आप बुक है ना, ये देखिए, ये लिखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान भी। और ये आपको क्या कि हीलियम गैस में क्यों रखा गया है? हीलियम ऐसा एक गैस है जो कागज और स्याही के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, मतलब उसका न तो कागज खराब होगा, और न ऊपर जो स्याही से लिखी गई है वो स्याही आपकी खराब होगी भी। यही कारण है कि मूल संविधान की प्रति लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सहायक है। तो इसलिए ये जो संविधान मूल कॉपी है ना, जो ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल संविधान है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हमने क्या है? इसको कांच का एक पात्र बनाया, उसके अंदर हीलियम गैस है, और उसके अंदर संविधान रखा है। आपको समझ में आ गया हीलियम के अंदर क्यों रखा गया है? ताकि किसी प्रकार का एक तो कीट वगैरह इसको खराब नहीं करेंगे, दिमक वगैरह कुछ भी नहीं होगा, और जो आपके कागज है और जो है आपकी स्याही है, वो भी किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी, कोई अभिक्रिया नहीं करेगी। हाँ जी, ये बात हमें समझ में आ चुकी है अभी। कक्षा 6 में हमें संविधान शब्द का अर्थ जाना है अभी। कक्षा 6 में हमने जो संविधान शब्द है उसका अर्थ जाना था। संविधान क्या होता है? कि यह एक ऐसा प्रलेख होता है अभी। प्रलेख मतलब कि ऐसा आपका लेख होता है जो किसी देश के मूल सिद्धांतों और कानूनों की नींव रखता है। अब तीन तीन के छोटे छोटे समूह में बैठकर उन सभी प्रश्नों की सूची बनाइए जो किसी देश के संविधान को लेकर आपके मन में आते हैं। अब आपको क्या, संविधान क्या होता है? एक प्रलेख होता है जिसमें कोई शासन है, कोई देश है, वो किस प्रकार से कार्य होंगे उस देश में, वो देश किस प्रकार से चलेगा, उस देश की व्यवस्था का पूरा लिखित ब्यौरा होता है। कि मतलब उस देश से संबंधित सारे नियम होते भी, नागरिकों के क्या नियम है, जो सरकार है उसके क्या नियम है, सरकार किस प्रकार से बनेगी, सारे नियम संविधान में लिखे होते भी। अब आपके मन में जो क्वेश्चन आते हैं संविधान से रिगार्डिंग, वो आप मन में सोच लीजिए भाई। अब भारत के संविधान के बारे में हम बात करते हैं। भारत का संविधान क्या है? एक ऐसा प्रलेख है, प्रलेख मतलब लिखा हुआ है भी, लिखा हुआ एक नियम है। ठीक है, नियमों का क्या है? एक समूह है भी, जिसका पालन करने की प्रतिज्ञा हमारे देश के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी करते हैं। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि इसे संरक्षित सुरक्षित रखेंगे और इसकी रक्षा करेंगे भी। तो इसने कहा कि जो संविधान ऐसा प्रलेख है जिसे पालन करने की प्रतिज्ञा भी, जो आपके कई अधिकारी हैं वो शपथ लेते हैं कि मैं संविधान के नियमों का पालन करूंगा, संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। और राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है? कि वे संविधान की रक्षा करेंगे, सुरक्षित रखेंगे और इसकी रक्षा करेंगे। संविधान सुरक्षित रखने की नहीं कि आप उसकी कॉपी को सुरक्षित रखेंगे ही, मतलब संविधान में जो आदर्श दे रखे, जो नियम दे रखे हैं, उनकी वो सुरक्षा करेंगे, उनकी वो रक्षा करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य और न्यायाधीश यह संकल्प लेते कि वे संविधान के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे भी। तो ये जो न्यायाधीश है, आपके जो प्रधानमंत्री है और जो मंत्री, ये कहें कि वो संविधान के नियमों का क्या करेंगे? पालन करेंगे। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में क्या दे रखा है? कि वे इसे सुरक्षित रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे और इसकी रक्षा करेंगे, कि कहीं पर भी संविधान के नियमों का पालन पालन का अनुकूलन न हो, मतलब कि कोई ऐसा न हो कि कहीं पे संविधान का नियमों का आपका किसी प्रकार से पालन न हो भी, ऐसा नहीं होने देंगे राष्ट्रपति। मतलब संविधान की रक्षा करेंगे भी कि अपना देश संविधान के अनुसार चलता रहेगा। वो जिम्मेवारी किसकी है? राष्ट्रपति ऐसी शपथ लेते हैं भी। ठीक है, और बाकी लोग क्या है? संविधान के अनुरूप ही कार्य करेंगे भी। चीजें क्लियर? अब संविधान है क्या भी? अब है सरल शब्दों में कहे तो संविधान वह प्रलेख है जो किसी देश के मूल सिद्धांतों और कानूनों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है भी। संविधान क्या है? कि संविधान किसको, किसी देश के मूल सिद्धांत, कि वो देश है, उस देश की व्यवस्था है, वो किन सिद्धांतों के अनुसार चलेगी भी, उन सिद्धांतों और कानूनों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है भी। वो क्या है? बिल्कुल बता देगा। यदि आपको किसी प्रकार से कंफ्यूजन होता है कि
ये चीज़ किस प्रकार से होगी हमारे देश में, तो उसके लिए आप क्या देख सकते हैं, संविधान को देख सकते हैं अभी, ठीक है? क्योंकि संविधान उसको स्पष्ट रूप से बता सकता है कि हाँ, इस प्रकार से ये चीज़ होगी भई। किसको कितनी शक्तियाँ मिलेंगी, कौन किस प्रकार से कार्य करेगा, किस प्रकार से सरकार बनेगी, सारी चीज़ें आपके संविधान में लिखी हुई हैं। जैसे कि आपका सरकार के 3 अंग होंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संरचना की विधायिका किस प्रकार से बनेगी, कार्यपालिका में कौन होंगे, कितने सदस्य होंगे, न्यायपालिका की संरचना की न्यायपालिका किस प्रकार से बनेगी, कितने आपके हाई कोर्ट होंगे, किसके न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीश का चुना वो बनेगा, वो किस प्रकार से बनेगा, सारी चीज़ें आपकी संविधान के अंदर लिखी हुई हैं अभी। इन तीनों अंगों के मध्य संतुलन, ये आपके 3 अंग बना दिए ना सरकार के 3 अंग, आपको पढ़ा था सरकार के 3 अंग होते हैं, लाइन आप ध्यान रखना भी। कौन-कौन से आपके हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं इसको कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब है कि वो भी संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार के 3 अंग होंगे और 3 अंग कौन-कौन से होंगे, उनकी वो किस प्रकार से बनेंगे भी, उनकी भूमिकाएँ क्या होंगी, किस प्रकार से वो कार्य करेंगे, किसके प्रकार से उनके मध्य संतुलन रहेगा। नियंत्रण की व्यवस्था, जिसे निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके, ये सारी चीज़ें संविधान के अंतर्गत चीज़ें हो रही है अपने देश में भी। नागरिकों के अधिकारों करते हुए बोले कि नागरिकों को क्या-क्या अधिकार है, उनके क्या-क्या कर्तव्य, सब कुछ आपके संविधान में लिखे हुए हैं। आप कहेंगे सर बड़ा ज़बरदस्त चीज़ होती है तो संविधान, ये तो हमें कभी पता ही नहीं था। राष्ट्र के दीर्घकालिक लक्ष्यों और आकांक्षाओं की रूपरेखा कि वो राष्ट्र है किन लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहता है अभी। ठीक है? मतलब आने वाले समय में वो राष्ट्र है, वो किस प्रकार का बनना चाहता है। जैसे हमारा जो राष्ट्र है, तो वो क्या समानता है आपकी, समता है समता आपकी बंधुत्व की ओर बढ़ना चाहता है कि सभी नागरिक समान हो, सभी नागरिकों की क्या हो, जिनका जीवन स्थल है, जीवन शैली वो आपकी सुधर जाए और धीरे-धीरे क्या है आपका देश विकास करता जाए। तो हमारे जो संविधान का लक्ष्य है, ये हमारे देश का लक्ष्य ये है। आपको आगे बात समझ में तो ये सारी चीज़ें संविधान में आपकी लिखित है। आप कहेंगे सर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है संविधान तो, ठीक है? किसने इसने लिखा होगा, किस प्रकार से ये सारी चीज़ें ध्यान में आई, वो सारी बातें अभी हम डिस्कस करेंगे। चीज़ें समझ में आ रही है? कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट न आए। तो चलिए आगे आ जाइए। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है अभी? आप कहिए संविधान क्या है? संविधान तो नियम है कि देश किस प्रकार से चलेगा अभी। ठीक है? तो मान लो कि कोई 2 व्यक्ति हैं, वो दोनों व्यक्ति कहें कि मैं प्रधानमंत्री बनूँगा और प्रधानमंत्री बनने की उसमें कोई योग्यता है ही नहीं। तो कहेगा कि ये क्या देखें यार, उसने कहा चलो संविधान देख लो, नियम उसमें लिखे हुए हैं अभी। ठीक है? तो देखिए मैं आपको क्रिकेट का उदाहरण देता हूँ, आप क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते होंगे शायद, तो क्रिकेट का उदाहरण देता हूँ मैं। क्रिकेट में एक बैट्समैन यहाँ पर है, एक बैट्समैन यहाँ पर है अभी। चीज़ क्लियर है? यहाँ वाले बैट्समैन ने क्या खेला, शॉट खेला। और वो दूसरा रन लेने के लिए दौड़ा और वो क्या किया यहाँ आके बीच में खड़ा हो गया, यहाँ तक पहुँचा और उसने क्या कर दिया, थ्रो मार दिया आपका, ये विकेट उड़ गई। आप कहेंगे सर रन आउट हो गया, क्या हो गया ये तो रन आउट हो गया। लेकिन इसने कहा कि ये तो रन आउट होता ही नहीं, इसने कहा कि इस प्रकार से आउट नहीं होता रन आउट। तो अब ये क्या करेंगे, ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे तो होता ही नहीं रन आउट भी, ठीक है। तो उसने ये क्या बोला कि ये बोला कि मैंने शॉट मारा है ना, तो मैं रन आउट नहीं हो सकता, रन आउट तो ये होगा। मतलब कि किसी प्रकार से मैं कन्फ्यूज़न हो गया कि रन आउट हुआ या नहीं हुआ अभी। तब ये क्या करेंगे, उस नियमों की बुक को देखेंगे भी। क्या है? उस नियमों की बुक को देखेंगे कि चलो नियमों वाली बुक ले आओ, जो क्रिकेट के संबंधी रूल लिखे हैं ना, तो उसमें देखते हैं हम कि किस प्रकार से है। तो उसमें लिखा हुआ था कि यदि इस प्रकार से क्रीज में पहुँचने से पहले अगर थ्रो लग गया, तो क्या हो जाएगा, आउट माना जाएगा। तब इसने कहा हाँ, आउट है। उसी प्रकार इस देश में क्या संविधान की आवश्यकता होती है अभी। उसी के प्रकार क्या है किसी देश में संविधान की आवश्यकता होती है अभी। ठीक है? हमारा देश हमारा संविधान देश के लिए नियम पुस्तिका की तरह है भी। अगर किसी प्रकार की कोई चीज़ किस प्रकार से कोई चीज़ें घटित होनी है, तो क्या आपका संविधान में हम जाके देख लेंगे किसी प्रकार का हमारे व्यवस्था में, तो क्या है यदि आपका डाउट होता है, कोई आपको शंका होती है, तो क्या करते हैं कि उसको हम संविधान के अंतर्गत देखते हैं भी। अब आपका कि जिस प्रकार आपकी पाठ्य पुस्तक में खंड और अध्याय होते हैं, उसी प्रकार भारत के संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ भी। जो आपका जिस प्रकार आपकी पुस्तक है ना, तो उसके पाठ होते हैं, आपकी यूनिट होती है, 1 यूनिट में 1, 2, 3, 4 पाठ। उसी प्रकार भारत के संविधान में
कितने 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं अभी। ये आपको याद रखना है, ये आज की डेट की है बात है अभी, ठीक है। आगे हो सकता है इसमें और अनुसूची अनुसूची जोड़ दिया जाए और भाग इसके कर दिए जाए, लेकिन फिलहाल कितने भाग है? 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आज की बात करें, इसका मतलब पहले तो भाग कुछ और होंगे। हाँ जी, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में संविधान बना तो उस टाइम क्या थे कि उस टाइम इसमें कितने भाग थे? 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। क्या थी? अनुसूचियां थी। इनको आपको कंठस्थ याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1950 के बाद संख्याएं क्यों बढ़ी होंगी? क्योंकि कुछ बदलाव करने होंगे भी, कुछ और चीजें ऐड करनी होंगी, तो इसलिए क्या है, उनकी अनुसूचियों की संख्या बढ़ा दी गई और भाग की संख्या भी बढ़ा दी गई। आपको दोनों ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि आज कितने हैं? आज सर 25 भाग हैं, और हमारी 12 अनुसूचियां हैं। और पहले कितने थे जिस टाइम लागू हुआ? उस टाइम 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। याद रह जाएगा? हाँ सर, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो फैक्ट है, मैं राउंड कर रहा हूँ जो आपको हर हाल में याद करने हैं। बाकी आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी पढ़ने से भी, ठीक है। जो फैक्ट है वो मैं आपको याद करवाता चलूंगा साथ साथ भी। संविधान में दिए गए मूल नियम यह निर्धारित करते हैं कि देश में किस प्रकार की सरकार होगी। मतलब संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है अभी, क्या कि किस प्रकार की सरकार होगी, कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी। अब आप कहते हैं भी हमारे वोट डाले जाते हैं, वोट डाल के फिर आपके प्रतिनिधि चुने जाते हैं, फिर प्रधानमंत्री चुना जाता है, फिर आपके प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, इस प्रकार से शपथ लेता है, सारी चीजें। आप कहेंगे ये बताता कौन है? ये बताता है संविधान, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी संविधान में लिखी हुई कि इस प्रकार से सरकार बनेगी भी, जिन पर हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी कि जैसे कि विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका गठन कैसे होता है, वे कैसे कार्य करते हैं। संविधान यह भी बताता है कि कानून कैसे बनाए, लागू कैसे किए जाएंगे, कार्यपालिका का चुनाव कौन करेगा, मंत्री कौन करेगा, किस प्रकार से बनेंगे। सारी चीजें आपकी संविधान में लिखित है अभी। न्यायपालिका गठन कैसे होगा, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, कर्तव्य होंगे, वो सब कुछ आपके संविधान में लिखित है। विश्व के अनेक संविधानों की भांति भारतीय संविधान भी देश के उन आदर्शों और मूल्यों को स्पष्ट रूप से दर्शाता। मेन बात आपकी ये भी, ऊपर तो आपको ये बता दिया कि संविधान में क्या क्या हो, और आपका बता कि देश की सारी व्यवस्थाएं हैं वो सारी क्या संविधान के अनुसार ही है भी, कोई भी चीज आपका संविधान के अनुसार नहीं है भी। विश्व के अनेक संविधानों की भांति भारत का संविधान भी देश के उन आदर्शों और मूल्यों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है जिनके प्रति वह प्रतिबद्ध है भी। जैसे सभी के लिए समानता, न्याय, बंधुत्व, विविधता में एकता और स्वतंत्रता, ये आपके संविधान के क्या है? आपके मूल्य हैं या फिर उसके सिद्धांत है भी। मेन हमारा जो संविधान है वो किस मूल्यों पर आधारित है, क्या चीज आपको ध्यान में रख के संविधान बनाया गया, वे मूल्य ये हैं भी। तो वो मूल्य आपको जरूर याद रखने हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। और बातें याद रखे या न रखे, तो कौन कौन से मूल्य हैं? सभी के लिए समान, समानता और न्याय भी, ठीक है। बंधुत्व, बंधुत्व मतलब भाईचारा आपसी। विविधता में एकता, कि हम चाहे कितनी प्रकार से अलग अलग हो हमारी भाषाएं को, लेकिन हम फिर भी क्या है? एक हैं। और स्वतंत्रता, सभी क्या हो? स्वतंत्र हो। अभिव्यक्ति, आप जैसे अधिकार पढ़ेंगे ना तो आपको स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, आप किस प्रकार से स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं, तो वो सारी चीजें क्या है? इन मूल्यों पर आपका संविधान आधारित है भी। वास्तव में यह मूल्य और आदर्श प्राय संविधान में लिखे गए कानून और सिद्धांतों की नींव बनते भी। तो इसने कहा ये जो मूल्य बताए ना आपको, समानता है, आपका बंधुत्व, स्वतंत्रता का है, एकता में अनेकता में एकता का है, ये क्या हमारे संविधान में लिखे गए कानून और सिद्धांतों की नींव बनते हैं। हमने जो कानून बना रखे हैं और संविधान में जो सिद्धांत है ना, तो उनकी नींव क्या है? कि उनकी नींव ये हमारे सिद्धांत है भी। कौन कौन से? समानता का है, स्वतंत्रता का है, बंधुत्व का है। तो इन ये बातें दिमाग में रख के हमारे जो संविधान में कानून और सिद्धांत बनाए गए हैं। अधिकांश संविधानों में सम्मिलित कुछ प्रमुख विशेषताएं, उसने कहा ज्यादातर संविधानों में ये विशेषताएं आपको मिलती हैं भी, और ये डायग्राम आपको अपने दिमाग में रखना है भी। फिजिकली संविधान में आपको क्या क्या मिलेगा? संविधान में समाज के मूल्य और आदर्श, कि हमारा समाज किस प्रकार से होना है, उनको ध्यान में रख के सारे कानून आपके बनाए गए हैं, कानून बनाए गए, सिद्धांत बनाए गए हैं। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था, कि किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होंगी, कि पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, विपक्ष होगा, राज्यसभा होगी, आपकी लोकसभा होगी, संसद होगी, वो सारी चीजें कि आपको पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, एक चुनाव चिन्ह मिलेगा, इस प्रकार से वोट होगा, इस प्रकार से गिनती होगी, इतने समय के लिए आप चुने जाएंगे, इसको इस्तीफा लिया जाएगा, ये दिया जाएगा, सारी बातें लिखी गई। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य भी, आपके कर्तव्य क्या हैं,
आपके अधिकार क्या हैं, वो सारी चीज़ें क्या है संविधान में लिखी हुई हैं भी, ठीक है। सरकार की संरचना और गठन कि सरकार की संरचना किस प्रकार से होगी, कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी, किसको बहुमत मिलेगा, ठीक है। कितने मंत्री होंगे, शिक्षा मंत्री होगा, रक्षा मंत्री होगा, बजट आएगा, वो सारी चीजें क्या है। और गठन कि किस प्रकार से सरकार चुनी जाएंगी, कि वोट डाले जाएंगे, जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे वो आपका मुखिया होगा। वो सारी क्या है आपकी संविधान में मिलती है। लगभग लगभग जो सभी संविधान हैं, उनमें ये विशेषताएं आपको मिलेंगी भी। और क्या है, सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, मतलब कि सरकार को कौन सी चीजों के लिए काम करना है वो आएगा सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत में, कि सरकार को आखिर लक्ष्य क्या है भाई। सरकार आपने बना ली, लेकिन आप करेंगे क्या, तो वो आपके सिद्धांत लिखे होंगे, आपको ये लक्ष्य हासिल करने हैं भी। जैसे आपको बताया कि भारत के संविधान का मूल लक्ष्य है कि भारत की सरकार समता व बंधुत्व और जो आपके नागरिक है ना उनकी समृद्धि के लिए काम करेगी। आपको आ रही बात समझ में? हाँ सर, हमें बात समझ में आ रही है। और सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य, कि सरकार के 3 अंग थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनके कार्य क्या क्या होंगे, ये चीज भी क्या आपकी संविधान में लिखी हुई होंगे। और ये आपको डायग्राम याद है कि संविधान में किस किस चीज के बारे में दे रखा, तो ये आपकी मेनली आपको याद रखनी है भी। आप कहेंगे सर ये हम याद कर लेंगे। अब आपको ये पता चल चुका कि संविधान में क्या क्या चीजें हैं भी। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ भी। तो ये आपका सच्चिदानंद संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष भी। आपको याद रखना है कि संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष है, जो आपके स्टार्टिंग में बनाए जाते हैं भी, ठीक है। सबसे पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे, स्टार्टिंग में सभा हुई ना, तो उस टाइम किसी को तो अध्यक्ष बनना था, तो अंतरिम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था भी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, आपके लिए बात इंपॉर्टेंट है भी, मार्क कर लीजिए भी। उसने कहा कि मैं आपके प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी कार्यवाही केवल विवेक, जन कल्याण और सच्ची देशभक्ति से ही नहीं, बल्कि ज्ञान, सहिष्णुता, न्याय और सभी के प्रति निष्पर निष्पक्षता से भी नियुक्त हो, और सबसे बढ़कर उसमें वह दृष्टि हो जो भारत को उसके प्राचीन गौरव की ओर ले जाए और उसे विश्व के महान राष्ट्रों की पंक्ति में समानता और स्थानता दिला सके। तो इसने कहा कि मैं इस प्रकार की कामना करता हूं कि आप इस प्रकार का संविधान निर्माण करें कि जैसे भारत का गौरव पहले था भी, उसी प्रकार भविष्य में भी भारत इस प्रकार का एक महान राष्ट्र बने। ऐसा संविधान बनाए, भारत देश के लिए ऐसे नियम बनाए कि उस नियमों पर पूरे भारतवासी पालन करें, चाहे वो भारत की सरकार हो, चाहे भारत का आम नागरिक हो, और भारत फिर से एक महान राष्ट्र बन जाए। तो मेन बात सच्चिदानंद सिन्हा ने ये कही थी। आपको क्लियर? अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से संविधान सभा का संविधान हमारा निर्मित होगा भी। ये पहला भाषण था उनका, उसके कुछ अंश है भी। जब भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, तब यह आवश्यक हो गया था कि हम यह योजना आरंभ कर दें कि स्वतंत्रता के पश्चात हम अपना शासन कैसे चलाएंगे भी। जब भारत आजाद होने वाला था, लगभग 1947 को भारत आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, तो पहले ही पता लग गया था कि अब आपका 5-4 साल पहले कि भारत अब आजाद होने वाला है भी। यदि कोई चीज होने वाली है तो उससे पहले ही हम तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं। ये तो सीधी सी बात है कि यदि बारिश होने वाली तो किसान पहले ही तैयारियां स्टार्ट कर देने वाला है, कि जो आपका कि हम फसल किस प्रकार से बोएंगे, कौन सी फसल हमें बोनी है। तो उसी प्रकार भारतीयों को महसूस हो गया था कि भारत अब आज़ाद होने वाला है, और हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हम अपना शासन कैसे चलाएंगे भी। हमें योजना बनानी थी, प्लान बनाना था कि हम किस प्रकार से हमारा देश चलाएंगे। तो ये बात हमें पहले ही पता चल गई थी भी। भारत जैसे विशाल सांस्कृतिक रूप से विविध भी, भारत क्या एक बहुत विशाल देश है, आपका सांस्कृतिक रूप से विविध है भी। बहुत सारे सांस्कृतिक भी इसके अलग अलग बहुत सारी भाषाएं, बहुत प्रकार का खाना पीना भी अलग अलग, इसकी भूमि भी अलग, फसलें भी अलग, मतलब बहुत सारी विभिन्नताएं भारत में पाई जाती है भी। धर्म के भी लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग थे, तो सांस्कृतिक विविधता है। और जटिल देश में कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने थे भी, ठीक है। तो कौन कौन से सवाल थे कि जिस टाइम आजाद नहीं हुई थी, उस टाइम की बात है, मान लीजिए कि 1943 में हम पहुंच गए, 1943 में हम सोच रहे आज हम गुलाम है लेकिन हम आज़ाद होने वाले हैं। अब हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारे मन में क्वेश्चन आ रहे हैं हमें किस प्रकार की सरकार चाहिए भी, ठीक है, कि सरकार किस प्रकार की बनेगी भी, ठीक है। कौन से नियम और सिद्धांत हमारा मार्गदर्शन करेंगे, तो कौन से ऐसे नियम और सिद्धांत होंगे जो हमें लागू करने होंगे, जिनके आधार पे हम अपनी सरकार बनाएंगे, अपना देश चलाएंगे। मतदान का अधिकार किसे मिलना चाहिए, कि वोट डालने का अधिकार किसको मिलना चाहिए भी। अमीरों को मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, सिर्फ पढ़े लिखों को मिलना चाहिए, सिर्फ महिलाओं को मिलना चाहिए, सिर्फ पुरुषों को मिलना चाहिए, या फिर उन्हें मिलना चाहिए जिन्होंने लड़ाई में भाग लिया था।
तो ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में आ रहे थे भी। विवादों का समाधान कैसे किया जाएगा? यदि विवाद हो गया किसी के बीच में, तो उनका जो समाधान है वो किसी प्रकार से किया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आ रहे थे जब हम गुलाम थे, क्योंकि हमें सोचना था कि अब हम आज़ाद होने वाले हैं। उस टाइम जिम्मेवारी तो अंग्रेजों की थी, अंग्रेजों ने हमने गुलाम बना रखा था, सारी जो क्रियाएं थी वो अंग्रेज कर रहे थे। लेकिन अब हम आज़ाद होने वाले थे, सारी ताकत हमारे हाथ में आने वाली थी, हमें अपना देश चलाना था। तो ये सवाल हमारे दिमाग में आ रहे थे, हमारे मतलब हमारे समय में, उस समय जो नेता थे हमारे देश के, उनके दिमाग में सवाल आ रहे थे भी। तथा इन तथा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए वर्ष 1940 में एक संविधान सभा का गठन किया गया भी। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया? आप कहेंगे सर वर्ष 1940 में भी एक सभा बना दी गई। ठीक है, इसमें 389 सदस्य थे। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करने हैं भी। जो भारत के विभाजन के बाद 299 रह गए और 15 महिलाएं भी सम्मिलित थी। ये आपको 4 फैक्ट है याद करने हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1940 में। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? आप कहेंगे 389 जब शुरू में बनी। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो कुछ सदस्य कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। तो कितने सदस्य बने सर? 299 बच गए, और जिसमें क्या थी आपकी 15 महिलाएं थी। ये सदस्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों, व्यवसाय और सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग व्यवसाय ये करते थे। मान लो कि किसी का व्यवसाय कुछ, ताकि सभी को स्थान मिले भी। ठीक है, कोई किसान भी था, कोई व्यापारी भी था, कोई आपका शिल्पकार भी था, तो कोई आपका वकील भी था, कोई आपका अध्यापक भी था। अलग अलग व्यापार, अलग अलग व्यवसाय थे उनके, अलग अलग क्षेत्र थे। कोई आपका महाराष्ट्र से था, कोई आपका दक्षिण से था, कोई आपका मध्य भारत से था, कोई उत्तर भारत से। तो इस प्रकार से 299 सदस्य बचे हुए थे, और जिनमें आपकी कितनी थी? 15 महिलाएं भी थी। सभी धर्मों के लोग भी थे, अलग अलग धर्मों के लोग। तो वो आपकी संविधान सभा बना दी गई, और उनको जिम्मेवारी दी गई कि आपको भारत के संविधान का निर्माण करना है भी। आप रूल बनाएंगे कि भारत देश में सरकार किस प्रकार से बनेगी, नागरिकों को क्या अधिकार होंगे, जो हमें पीछे पड़ के आए कि संविधान में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, उन सभी की जिम्मेवारी इन 299 व्यक्तियों को दे दी गई। आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया, अब हमारी संविधान सभा बन चुकी है, और आप ये मान लें कि आप भी एक सदस्य हैं भी संविधान सभा के। आपको तब मजा आएगा। अब हमें रूल बनाने हैं भी। 299 में एक आप हैं और एक मैं भी हूँ। चलें आगे बढ़ते हैं भी। अब हमारा संविधान कैसे बना भी? भारतीय संविधान की रचना संविधान सभा द्वारा लगभग 3 वर्षों की अवधि में की गई। अब आप देखिए कि लगभग आपके 299 में 300 ही हो गए। 300 व्यक्तियों ने लगभग आपका 3 वर्ष तक काम किया भी। कितने वर्ष तक? लगभग 3 वर्षों तक काम किया, और 9 दिसंबर 1946 को गठित की गई थी भी। कब गठित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ आपको एक्यूरेट डेट दी गई है, उस टाइम 1946 था, लेकिन यहाँ पे 9 दिसंबर भी आपको याद रह जाएगा। 46 का आपको 6 लास्ट वाला उल्टा करना है, और महीना भी लास्ट का है, तो 9 दिसंबर आपको इस प्रकार से याद रह जाएगा। इसके सदस्य प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा चुने गए, जो स्वयं जनता द्वारा निर्वाचित थे भी। तो प्रांतीय क्या थी? विधायिकाएं थी भी। जैसे अब आपके विधायक विधानमंडल होते हैं ना, विधायक विधानसभा क्षेत्र होते हैं, उसका प्रांतीय क्या थी? आपकी विधायिकाएं थी, क्षेत्र थे। तो उसके द्वारा चुने गए, जो स्वयं जनता द्वारा निर्वाचित थे भी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे भी। ठीक है, जो आपके अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। और जो आपके स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूरी सभा के अध्यक्ष अध्यक्ष भी। यह कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ भी। कब पूरा हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर आपका पूरा हो गया। लगभग 2 वर्ष 11 महीने समथिंग इतना टाइम लगा होगा, तो लगभग 3 वर्ष आपका लगा था। और परिणाम स्वरूप तैयार प्रलेख भारत के संविधान के रूप में 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत कर दिया गया, मतलब आपको लागू कर दिया गया। इसलिए हम प्रतिवर्ष इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, कि जब हमारा 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था ना, तब हम इसको गणतंत्र रूप से बनाते हैं भाई, गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। अब 3 डेट आपकी होगी, कौन सी होगी? एक दिन तो जिस जिस दिन आपका संविधान सभा का गठन हुआ था, 9 दिसंबर 1946। एक डेट वो जिस दिन आपका क्या होता, संविधान बनकर तैयार हो गया, तो वो क्या थी आपकी? 26 नवंबर थी। क्या थी? 26 नवंबर 1949। और एक वो दिन अंगीकृत किया गया, लागू किया गया। अंगीकृत का मतलब सेम है। कई बार पेपर में अंगीकृत करके आपको क्वेश्चन दे देगा, और ऑप्शन में आपको तीनों डेट दे देगा, और काफी बच्चे 26 नवंबर 1949 करके आ जाते हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा का प्रारंभिक मसौदा संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया भी।
तो इसने कहा कि उस संविधान सभा में 299 नहीं कि एक साथ काम किया भी, उनकी अलग-अलग कमेटी बना दी गई, जिनको बोलते हैं समितियाँ भी। आगे जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएँगे तब आप पढ़ेंगे कितनी समितियाँ थी, किस प्रकार की समिति थी, किस समिति का अध्यक्ष कौन था। तो जो आपकी सबसे मेन समिति थी, संविधान सभा का प्रारंभिक मसौदा संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मसौदा किसने तैयार किया? मसौदा मतलब पूरी रेख-रेखा कि किस प्रकार से संविधान बनेगा, कौन-कौन से भाग होंगे, वो सारी चीज़ें भी। ठीक है? तो आपको मेन अब याद रखना है कि संविधान सभा की जो प्रेरक समिति थी, उसने मसौदा तैयार किया था और इस समिति का अध्यक्ष, तो इस समिति के अध्यक्ष था समाज सुधारक और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव रामजी अम्बेडकर भी। क्या था? भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिसको आपको भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं भी। इनके जो शायद पिता का नाम रामजी था, तो भीमराव रामजी अम्बेडकर। क्या थे ये? भारत के पहले कानून मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। और ये क्या थे? संविधान सभा की जो प्रारूप सबसे मेन समिति थी, उसके अध्यक्ष थे भी। इसी कारण इनको क्या है? संविधान का जनक कहा जाता है भी। ठीक है? कि संविधान इन्होंने बनाया था, तो इसलिए इनको कहा जाता है, क्योंकि सबसे मेन कमेटी थी ना, उसके अध्यक्ष ये थे भी। यहाँ तक क्लियर? फैक्ट भी याद हो रहे हैं? हाँ सर, सारी चीज़ें अब हमें समझ में आ रही है, कोई डाउट हमें नहीं लग रहा अभी। अब आप देख लीजिए, क्या आपके आस-पास कोई ऐसा व्यक्ति है आपके ज़िले का, आपके एरिया का या फिर आपके राज्य का जो संविधान सभा में शामिल था? आप कमेंट करके बताइए भी, आप कितने जागरूक हैं, उससे ये बात पता चलेगा भी। कितने व्यक्ति आपके राज्य थे या फिर कोई ऐसा व्यक्ति था, क्या आपके ज़िले से था? तो वो आपको बताना है अभी। अब है भारतीय संविधान को आकार देने और प्रभावित करने वाले कारक भी। अब कुछ ऐसे कारक थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो भारतीय संविधान को जिन्होंने प्रभावित किया, मतलब जिनका प्रभाव आपको भारतीय संविधान पर देखने को मिलेगा भी। सबसे पहला है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय भी अनेक कारकों ने प्रभावित किया। बहुत सारे कारक थे जिन्होंने भारतीय संविधान को प्रभावित किया भी। ठीक है? प्रभावित करने का ये मतलब नहीं कि उनको नेगेटिव तौर पर भी, मतलब जिनका असर हुआ भी। वो क्या था? इनमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव, विचार और आदर्श प्रमुख थे भी। तो मतलब कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जिस टाइम चल रहा था ना, तो उस समय जो भारतीय स्वतंत्र सेनानी थे, तो उन्होंने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो सीखा होगा। 200 के साल के दौरान हम गुलाम रहे। हमारा 1857 से लेके 1957 तक तो मेनली लगा लीजिए कि स्वतंत्रता संग्राम ही था, 1857 की क्रांति के बाद। तो वहाँ पर जो लोग थे, उन्होंने कुछ तो सीखा होगा हमारे नेताओं ने। हाँ सर, कुछ तो ज़रूर सीखा होगा, अनुभव भी। तो वो अनुभव भी, वो विचार, वो आदर्श प्रमुख थे। साथ ही भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतिक विरासत के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका रही कि हम जो जीवन जीते आए हैं, हमारी संस्कृति किस प्रकार से चलती आ रही है, उस चीज़ को भी हमने ध्यान में रखा कि ये नहीं कि हम पूरी तरह से संस्कृति को ही क्या कर देंगे, बदल देंगे भी, उसको भी ध्यान में रखा हमने भी, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो विचार थे, जो आदर्श थे, जो मूल्य थे कि हम सारे मिलके लड़ रहे थे, तो वो एकता का विचार आ गया ना। ठीक है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, सभी आपके समान थे, तो समानता का विचार आ गया। तो इस प्रकार से विचार आए भी, जिन्होंने प्रभावित किया भी। आपकी सांविधिक विरासत थी, महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अतिरिक्त अन्य देशों के संविधान से भी उपयोगी बातें ली गई। कुछ बातें हमने स्वयं के अनुभव से ली और कुछ बातें हमने जो दूसरे देश के संविधान है ना, तो उनसे भी हमने सीखा। आप कहेंगे सर सही बात है, दोनों चीज़ें हैं भी। ठीक, हमने और देशों के संविधान को भी पढ़ा कि उसने जैसे आपने क्वेश्चन कुछ दे दिया टीचर ने कि ये कहानी लिखो, तो आप दूसरे की देखते हैं, अच्छी बातें लिखो। आपने टीचर को दे दिया कि अच्छी बातें लिख के लेके आनी है, अब 10 आप दूसरे को भी देखते हैं, इसने क्या अच्छी बात लिख रखी, इसने क्या अच्छी बात लिख रखी है, और आपको जो बात अच्छी लगी, वो बात आपने अपना ली। ठीक है? उसी प्रकार क्या होता है कि संविधान जब हम बना रहे थे, तो ये तो चीज़ें हो गई थी, हमारी जो विरासत थी, सांस्कृतिक सभ्यता थी, और जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे विचार आए, हमारे आदर्श आए, उनको तो लागू किया ही किया। साथ में दूसरे देशों के संविधानों को भी हमने पढ़ा कि उनमें कौन-सी अच्छी बात है, जो हमारे लिए काम की बात है, वो बात हमने अपना ली। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर भी। तो हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव पढ़ते हुए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अनेक मुख्य आदर्शों और मूल्यों को संविधान में स्थान दिया गया भी। कुछ ऐसे मूल्य थे, आदर्श थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, जैसे मैंने आपको बताया एकता की बात, ठीक है? उसको क्या है, भारतीय संविधान में स्थान दिया गया भी। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान नींव का पत्थर था भी, ठीक है? नींव का पत्थर मतलब नींव का पत्थर क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है भी। कोई भी इमारत हो, उसकी नींव अगर कमज़ोर होगी, तो इमारत नहीं चलेगी। नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत भी उतनी ही मजबूत होगी, ये बात आप मान लीजिए भी।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कई नेता प्रमुख संविधान सभा के सदस्य थे भी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे नेता भी, ठीक है। वो कई नेता क्या थे, संविधान सभा में भी थे भी, जिन्होंने अपने अनुभव और विचार संविधान में सम्मिलित किए। जो उनके विचार थे, जो उनके मूल्य थे, आदर्श थे, उन्होंने संविधान में शामिल किए भी। ये आदर्श और मूल्य है क्या है भी, तो जैसे उन्होंने देखा कि सभी भारतीयों के लिए समानता होनी चाहिए, ठीक है, न्याय होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो देख रहे थे अंग्रेजों ने किस प्रकार से अन्याय किया। तो उन्होंने सोच लिया था कि जब हमारा भारत आजाद होगा ना, तब हमारे भारत में सभी को क्या मिलेगी, समानता मिलेगी, सभी को न्याय मिलेगा, भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण मिलेगा, ठीक है। और संविधान के इन आदर्शों की प्राप्ति को एक साधन और उपाय के रूप में देखा। उसने कहा ये विचार दिए भी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे ना, उन्होंने ये विचार दिए कि सभी के लिए समानता होगी हमारे देश में, न्याय होगा, बंधु तो हम सारे आपस में भाईचारा बना के रहेंगे, भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होगा। जैसे अंग्रेजों ने हमारी जो संस्कृति थी ना, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, तो उन्होंने कहा, हम ध्यान रखेंगे कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का क्या होगा, संरक्षण होगा भी। हमारी संस्कृति का अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया भी, ठीक है। अभी मैं उस पथ पे निकल गया ना, तो सांस्कृतिक विरासत ही चलती रहेगी 2 घंटे तक। और संविधान को इन आदर्शों की प्राप्ति का एक साधन और उपाय के रूप में देखना। उन्होंने कहा कि संविधान क्या है, कि हमारे जो आदर्श है ना, जो हमने सोचा है हमारा देश कैसा होगा, तो उनके लिए क्या है कि साधन है भी। क्या है, साधन। जैसे आपको कोई काम करना है, आपको लिखना है, तो पेन आपके लिए साधन है। तो उसी प्रकार का कि हमारे देश में ये चीजें होंगी ना, तो इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसने कहा कि हम एक ऐसी इस प्रकार के नियम बनाएंगे, और नियम किस में लिखे, संविधान में। तो आपका एक संविधान एक साधन हो गया, उसके रूप में देखा। उन्होंने कहा कि ये संविधान ऐसी एक सिर्फ बुक नहीं है नियमों की, ये एक साधन है जिसके द्वारा हमारा देश इस प्रकार का बनेगा भी। आ रही बात समझ में? हाँ सर, ये बात हमें समझ में आ रही भी। आपकी तरफ से बातें मैं कह रहा हूँ, और आपको क्या करना, वीडियो को शेयर करना भी। इससे बढ़िया कॉन्टेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा एनसीईआरटी का, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भी। स्वतंत्रता संग्राम से प्राप्त अनुभव और शिक्षाओं ने अनेक कैसे और क्या संबंधी प्रश्नों का भी समाधान भी प्रस्तुत किया भी। तो उसने कहा कि जो हमारे जो क्वेश्चन थे ना, कि क्या होगा, किस प्रकार से होगा, ये कौन बनेगा, क्या नियम होंगे, तो उन काफी सवालों के जवाब हमें जो स्वतंत्रता संग्राम के जो ये थे ना अनुभव, उनसे हमें मिल गया अभी, ठीक है। कि देश के नागरिक कैसे रहेंगे, सरकार किस प्रकार की होगी, तो उसने कहा कि सरकार इस प्रकार की होगी कि सभी की बातें सुने भी, ठीक है। तो बहुत सारे सवालों का जवाब हमें मिल चुका था कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी, ठीक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। देखिए आपकी स्वतंत्रता सभा की कार्यवाही का दृश्य भी, ये स्वतंत्रता सॉरी संविधान सभा की ना कार्यवाही है। संविधान सभा के जो मेंबर हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्या काम लिख रहे हैं भी, डिस्कस कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत दृश्य होगा यार वो, ठीक है। कि ये संविधान लिख रहे हैं भारत का, और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये पल वास्तव में एक मतलब ऐसा गर्व से भरा हुआ भी, ठीक है। आप एक बार अज्यूम कीजिए कि आप जल्दी से संविधान सभा जहाँ बन रहा संविधान, वहां पहुंच गए भी। आप कहेंगे सर हमें सौरभ की जाने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ भेज दो भी, हमें यहाँ भेज दीजिए, इसमें भी हम यहाँ बैठ के आनंद की अनुभूति प्राप्त करेंगे भी। आपको आई बात समझ में? हाँ सर, हमें ये बात समझ में आ गई है भी। तो ये देखिए भाई, ये कार्रवाई चल रही है, सारे मेंबर बैठे हैं, ये हमारे वल्लभ भाई पटेल बैठे हैं, ठीक है। अब है कि क्या क्या प्रश्न उनके सामने आ रहे थे भी, हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार मिले। ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं आपको, जो उनके मन में चल रहे थे, जिनका जवाब उन्हें ढूंढना था भी। केंद्र की सरकार बना देंगे, राज्य की सरकार बना देंगे, दोनों के बीच में संतुलन कैसे होगा, यदि हमें संविधान में कुछ बदलाव करना होगा वो कैसे होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके, यहाँ से आप पढ़ सकते भी। प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की सम्मान की गारंटी कैसे दे, कि किस व्यक्ति को किस प्रकार से मौलिक अधिकार। तो ये सवाल थे, उन प्रकार से चर्चा करके उन्होंने इसको सोल्व किया था भी। भारत के एक राष्ट्र होने की यह भावना हमारे संविधान में अंतर्निहित है भी, कि हमारा राष्ट्र है ना, कि एक राष्ट्र होने की यह भावना हमारे संविधान में अंतर्निहित है, कि हम सब एक है भी। कुछ मौलिक सिद्धांत हमारी संस्कृति में गूढ़ रूप से समाहित है, जैसे मत विभिन्न भी। कुछ ये मौलिक सिद्धांत है जो हमारी संस्कृति में ही है भी। मत विभिन्न का मतलब होता है कि अलग अलग विचारधारा होना भी, ठीक है। ये नहीं कि पूरा देश एक तरफ ही सोचेगा भी, एक प्रकार से। उसने कहा कि आपका मत में विभिन्नता हो सकती है, अलग अलग प्रकार से आप सोच सकते हैं, ठीक है। प्रकृति को पवित्र मानना,
ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से आप समझिए इसको कि हमारी संस्कृति किस प्रकार से रही है कि मत विभिन्न अलग अलग प्रकार के विचार रहते हैं। जैसे अब आज के समय में देखेंगे, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, बीजेपी की विचारधारा अलग है, कोई अन्य व्यक्ति उसके चार विचारधारा अलग है। तो ये मत विभिन्न हमारी स्टार्टिंग से ही रही है, अभी शुरू से ही भी। प्रकृति को पवित्र मानना, ज्ञान और शिक्षा की निरंतर खोज, महिलाओं के प्रति सम्मान, ये सब हमारी पवित्र चीजें तो ही हैं, जो हमारी जो संस्कृति से चली आ रही बहुत पुराने समय से भी। ठीक है, ये आज की नहीं है, आपकी 2000 साल पहले से जाएंगे उस टाइम भी ये चीजें आपको मिलेंगी भी। वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा संपूर्ण विश्व हमारा एक परिवार है, ये चीजें भी। सर्वे भवन्तु सुखी ने, सभी जीव सुखी हो जैसे आदर्श, ये सभी सिद्धांत हमारे संविधान में विद्यमान है। ये हमारे सांस्कृतिक मूल्य थे जो आपके बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, और इनको भी हमने क्या किया, हमारे संविधान में विद्यमान किया, इनको कहीं ना कहीं हमारे संविधान में स्थान दिया गया। यद्यपि कहीं कहीं ये थोड़े भिन्न ढंग से व्यक्त किए गए थे, कि इनका थोड़ा सा जो व्यक्त करने का ढंग था वो अलग था। आप डिटेल में पढ़ेंगे संविधान, जब आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, आप पूरा संविधान पढ़ेंगे, क्या नियम बनाए, किस प्रकार से बनाए। तो अब आपको सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर आप ध्यान में दिमाग में रखिए कि इस प्रकार से संविधान बना था। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बता रहा हूँ उसको याद करते चलिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है भी। तो पहले हमने भारत में विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के संबंध में बड़ा, जनपदों, संघों, राजा, उनकी सभाओं, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत, राजधर्म आदि, कुल मिलाकर शासन में जनता की भूमिका, उनके कर्तव्य पर विशेष बल दिया गया था अभी। तो वहाँ क्या गया था, हमने पुराने समय से ही जनता का जो कर्तव्य ना वो भी दिया गया था, इस पे भी विशेष भूमिका पर भी क्या दिया गया था, बल दिया गया था अभी। इसलिए यह स्वाभाविक था कि संविधान निर्माता हमारी सभ्यता से प्राप्त इन विचारों को हमारे संविधान में समाहित करे भी। तो ये ना हमारी सभ्यता से हमने पीछे पढ़ा कि चाहे कोई भी राज्य हो, कोई किसी का भी शासन हो, उन्होंने जनता के भी कर्तव्य निर्धारित किए थे। तो उस विचार को हमारे संविधान में भी शामिल किया गया। और क्या किया गया, मौलिक कर्तव्य इसी का एक महत्वपूर्ण अंग है, कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए कि ये क्या आपकी जनता के कर्तव्य है, कि जनता को भी कोई कर्तव्य होने चाहिए, या फिर सरकार ही सब कुछ करती रहेगी। तो क्या संविधान में लिख दिए गए कि इस देश के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या है, वो कहाँ से आए हैं, आपके यहाँ से आए, हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही थी, उसको ही क्या है दिमाग में लेके जो हमारे संविधान निर्माता उन्होंने इस चीज को लागू कर दिया। आप कहेंगे सर क्या संविधान है, समझ ही नहीं आ रहा अभी। ठीक है, विश्व से मिला ज्ञान भी। अब है कि ये थे जो गुण, हमें कुछ ऐसे मूल्य थे जो हमें स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव से मिले, कुछ ऐसे मूल्य हमने पढ़े। मूल्य मतलब ये आपके गुण विशेषताएं जो हमें हमारी परंपरा से, पुरानी विरासत थी, पुरानी संस्कृति थी, उससे मिले। अब है आपका नया, विश्व से मिला ज्ञान भी। भारतीय परंपरा के अनुसार, भारतीय परंपरा क्या कहती है, आ नो भद्रा कर्तव्यो यंतु विषवत, अर्थात वे सभी दिशाओं से सुविचार मेरे पास आए भी। भारतीय संस्कृति का एक विचार है कि ये कहा जाता है कि अच्छा जहां से मिले उसको ग्रहण कर लो, अच्छे विचार, अच्छा ज्ञान, तो वो कहीं से मिले आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला कौन है भी, जहां से अच्छा ही मिले, अच्छा ज्ञान मिले, उसको ग्रहण कर लो। तो यही बात हमारे संविधान निर्माताओं ने सोची। और तो दिशाओं से सुविचार मेरे पास आए, संविधान निर्माताओं ने फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य लोकतांत्रिक देशों के संविधान का अध्ययन किया भी। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कौन कौन से विचार भारतीय संदर्भ में उपयोगी हो सकते हैं, उनका संविधान का अध्ययन किया, और ये देखा कि भारतीय संविधान में कौन कौन से विचार जो हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं वो भी। तो उनके संविधानों से भी हमने कुछ बातें ले ली, और आपको याद रखना है कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है अभी। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उदाहरण फ्रांस के संविधान के लिए लिए गए, जो फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न हुए थे भी। ठीक है, तो फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है आपका, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये चीज आपको याद करनी है। ठीक है, और ये शब्द कहाँ से आए थे, फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न हुए थे। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता भी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। आप कहेंगे बिल्कुल सही। जो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में। आप कहेंगे सर ये बात सही होगी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, नीति नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं। तो आप कहेंगे सर वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से, आयरलैंड के। सिर्फ फैक्ट है, आपको फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से भी।
आयरलैंड से क्या, नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्र न्यायपालिका की जो धारणा वो कहाँ से ली गई, अमेरिका से। और जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो आपकी है वो कहाँ से लिए गए हैं, वो आपकी फ्रांस की क्रांति या फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल हम याद कर लेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता ना तो सिर्फ आपको इसमें इतनी ही बातें बताता, भी बहुत सारी बातें आपकी छूट जाती। भारत के संविधान के कुछ चित्रण भी, ये भारत के संविधान में कुछ चित्र दिए गए भी, गुरुकुल का एक दृश्य है भी। तो ये देखिए आपका रामायण का एक दृश्य है, राम की लंका विजय और सीता का पुनरागमन भी, पुनर्आगमन में दोबारा वापस आ रहे हैं भी। ये क्या, कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया है। ये आपका उड़ीसा की मूर्ति कला का है, आपको ये चीज दी गई है। ये सब डायग्राम दी है, आपको पढ़ लेना क्या क्या आपको, बहुत प्रकार के चित्र है भी। अकबर और मुगल स्थापत्य कला से एक संबंधित दृश्य दिया गया आपके संविधान में भी। चीजें क्लियर। तो ये सारी चीजें आपका भारत हड़प्पा से सब स्टार्ट करके चित्र दिए गए हैं आपके 18 जब तक भारत आजाद नहीं हो ना तब तक के चित्र, कोई विशेष जो चित्र था वो आपका इसमें छापा गया है संविधान में भी, मूल प्रति में भी। अब भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं भी। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं से परिचित होने से पहले कक्षा 6 में पढ़ी गई कुछ अवधारणाओं को करते भी। सरकार के 3 अंग होते हैं, ये आपने पढ़ लिया कि विधायिका कानून का निर्माण करती। कौन से होते 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून का निर्माण करती है, प्रधानमंत्री की अगुवाई में कार्यपालिका इन कानून को लागू करती है। और न्यायपालिका क्या करती है कि जो बनाए गए हैं कानून ये संविधान के अनुसार हो, और किसी प्रकार के विवाद का निपटारा भी कौन करती है, न्यायपालिका करती है भी। और हमारे यहाँ सरकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था है भी। एक तो केंद्र सरकार पर केंद्र स्तर पर सरकार है, जैसे आपका प्रधानमंत्री है, मोदी है। उसी प्रकार आपके राज्य में राज्य सरकार पे है, जैसे आपका मुख्यमंत्री होगा। और उसी प्रकार आपके ग्राम स्तर पर, स्थानीय स्तर पर सरकार बोलते हैं। यदि गांव में तो आपका सरपंच होगा, और शहर में होता आपका नगर पालिका अध्यक्ष होगा भी, पार्षद होगा भी। कुछ कार्य और दायित्व केंद्र सरकार के लिए आरक्षित, जबकि अन्य कार्य राज्य सरकार को सौंपे गए। उसने कहा कि कुछ कार्य तो क्या है कि केंद्र सरकार के लिए आरक्षित है, वो कार्य केंद्र सरकार को भी करने पड़े। जैसे विदेशों से संबंध भी वो कौन बनाएगा, बातचीत केंद्र सरकार करेगी। रेलवे की व्यवस्था केंद्र सरकार की दे दी, एरोप्लेन की व्यवस्था आपकी केंद्र सरकार की दे दी। इस प्रकार कुछ काम तो केंद्र सरकार के लिए आरक्षित कर दिए, कुछ आपके राज्य सरकार के लिए आरक्षित कर दिए, और कुछ दोनों के लिए कॉमन कर दिए कि आप दोनों मिलकर ये काम करेंगे भी, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। संविधान के इन बिंदुओं को व्यापक रूप से निर्धारित करता है कि संविधान ना इन चीजों को व्यापक रूप से बताता है, बिल्कुल डिटेल में, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न हो भी। यह सरकार के प्रत्येक अंग की भूमिका, प्रत्येक अंग है जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसकी भूमिका, कार्य, उत्तरदायित्व, जवाबदेही की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि क्या उत्तरदायित्व, क्या काम करने, किस प्रकार से व्यवस्था, सारे बिल्कुल स्पष्ट रूप से ही बताता है हमें। इसके अतिरिक्त ऐसा निर्वाचन तंत्र भी निर्धारित किया। निर्वाचन तंत्र मतलब जो आपका चुनाव करवाता है भी, क्या है, जो आपका चुनाव करवाता है भी, जिसे देश के प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अवसर सुनिश्चित हो सके। जो आपके निर्वाचन का जो व्यवस्था बनाई ना वो इस प्रकार से बनाई है कि प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो सके, और वो नागरिक अपना वोट डाल सके भी। वो सारा संविधान में लिखा हुआ है कि इस प्रकार से चुनाव होंगे, इस प्रकार से चुनाव नेता बनेंगे, इस प्रकार से पोलिंग बूथ होंगे, इस प्रकार से वोट डाले जाएंगे भी। मौलिक कर्तव्य और अधिकारों के कुछ उदाहरण हमें सूचना चित्र में मिलते हैं। संविधान के कुछ अन्य मुख्य पहलू, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आपको 3 चीजें आपको संविधान में पढ़नी है। वो क्या है आपके, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी। ये 3 चीजें भी आप कहेंगे सर ये 3 चीजें आपकी क्या होती हैं, तो आप कहेंगे सर ये हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा भारत के सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण का सार प्रस्तुत करते हैं भी। ये जो हमारे संविधान के निर्माता थे ना, उनका सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण का सार प्रस्तुत करते हैं कि उनका सामाजिक, समाज को किस दृष्टि से देखते थे और किस प्रकार से उन्होंने सोचा। अब आप हैरान होंगे कि इस प्रकार से उन्होंने सोचा और इस चीज से अरेंज की, क्या आप वैसा कर सकते थे या नहीं कर सकते थे भी। थोड़ी सी लाइट चली गई है, मुझे लाइट ऑफ करनी पड़ी। तो अगर मेरी स्किल आपको ब्लैक नजर आ रही है तो इसकी ओर आप ध्यान न दें भी, आप लेसन का मजा लीजिए। आपको बोर्ड तो दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दे रहा तो भी आपकी किताब खोल लीजिए, और किताब भी नहीं तो आप मेरी बातें सुनते जाइए। अब आपको 3 चीजों के बारे में पढ़ना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या है, और आपके कर्तव्य क्या है मौलिक भी। आप कहेंगे चलो सर इसके बारे में पढ़ते हैं भी।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे लक्ष्य हैं जिन्हें सरकार को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए भी। ये उस दिशा को दर्शाते हैं जिसमें संविधान निर्माताओं ने देश को आगे बढ़ते देखना चाहता भी। तो उस और जिसमें भारत को सभी नागरिकों के लिए उन्नत बनाया जा सके भी। तो उसने कहा कि संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए भी। उसने कहा चलो ठीक है, ऐसा हमारा देश होना चाहिए कि सभी को पढ़ाई का, लिखाई का मिलनी चाहिए, मुफ्त मिलनी चाहिए। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। स्वास्थ्य सेवाएं आपकी फ्री मिलनी चाहिए, हाँ सर मिलनी चाहिए। लेकिन जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसने कहा कि क्या आपको 1947 में भारत के पास ऐसे संसाधन थे कि भारत सभी को मुफ्त शिक्षा दे सके? ठीक है, रोड की व्यवस्था आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, सभी को आपको मुफ्त स्वास्थ्य दे सके। उसने कहा नहीं हो सकता था क्योंकि हमारे पास क्या थे, संसाधन नहीं थे। तो क्या किया उन्होंने, नीति निर्देशक आपके कर्तव्य बना दिए भी, तत्व बना दिए। क्या बना दिए? नीति निर्देशक तत्व बना दिए भी। ये क्या थे? ये वे लक्ष्य थे जिन्हें सरकार को प्राप्त करने का लक्ष्य बना दिए कि आपको जो भी सरकार भारत में होगी, कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार, किसी और की सरकार है। हमारा सरकार का मेन मकसद क्या है कि जो हमें नीति निर्देशक तत्व बनाए गए संविधान में, उनको प्राप्त करना है भी। तो जैसे स्टार्टिंग में आपको शिक्षा का उन्होंने कहा था कि शिक्षा आपकी फ्री होनी चाहिए, तो ठीक है, उस टाइम हमारे संसाधन नहीं थे। बाद में हमने इसमें क्या कर दिया, अब हम बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं भी। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है? वे लक्ष्य जो भारत सरकार को क्या प्राप्त करने हैं, और उनको प्राप्त करके हम ऐसा देश बना सकते हैं जो सभी भारतीयों के लिए खुशहाल रहेगा, और सभी भारतीय उसमें क्या समृद्ध रूप से रहेंगे भी। आपको आगे बात समझ में, नीति निर्देशक तत्व मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया बिल्कुल भी। लेकिन यदि सरकार इन तत्वों का पालन करने का प्रयास नहीं करती, तो कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता, इसकी शिकायत नहीं कर सकता भी। नीति निर्देशक तत्व कठोर नियमों की तुलना में दिशा निर्देशों जैसे हैं। दूसरी ओर मूल अधिकार। अब हम बात करते हैं मूल अधिकार के भी। इसने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों में है कि मान लेते हैं कि आपका कोई तत्व है कि आपको क्या है, शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए या फिर स्वास्थ्य आपका मुफ्त मिलना चाहिए भी। तो आप वो उसके क्या है कि न्यायालय में नहीं जा सकते कि सर संविधान में तो लिखा हुआ है कि मुफ्त मिलना चाहिए, लेकिन मेरे तो इलाज के पैसे लग रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार उसके लिए प्रयासरत है भी। अगर नहीं है तो भी आप न्यायालय नहीं जा सकते भी। इसको बोलते परिवर्तनीय या फिर अपरिवर्तनीय भी। ये क्या है? अपरिवर्तनीय है, मतलब कि आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते भी। और उसके बाद थे हमारे मूल अधिकार। मूल अधिकार कुछ ऐसे अधिकार उन्होंने सोच लिया था, ये तो कोई अगर भारत का नागरिक है, जो चाहे बच्चा भी पैदा हो गया ना, तो उसको ये अधिकार मिलेंगे। और यदि आपको वो अधिकार नहीं मिलते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, चाहे सरकार छीन रही हो आपसे वो अधिकार, चाहे कोई व्यक्ति छीन रहा हो, और आप क्या है कि वह कोर्ट में जा सकते हैं कि सर मुझे मेरे मूल अधिकार नहीं मिल रहे। आपको आ रही बात समझ में? थोड़ा दरवाजा खोल दूं क्या? थोड़ी सी तो आएगी आपको रोशनी, ताकि आप मुझे भी देख पाएं। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है भी। ठीक है, तो आपको मूल अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार जो आपको परिवर्तनीय है, मतलब आप कोर्ट में जा सकते हो, कठोर है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व वो है कि जिनको प्राप्त करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, और धीरे धीरे उनको जैसे जैसे हमारे पास संसाधन उपलब्ध होते जाएंगे, वैसे वैसे हम नीति निर्देशक जो तत्व है उनको भी हम प्राप्त कर लेंगे भी। एक बार आप देखना क्या है भी, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था निश्चित उद्देश्य से बनाई थी। वे चाहते थे कि कुछ अधिकार ऐसे हों जिन्हें तुरंत प्राप्त किया जा सके, और कुछ बड़े लक्ष्य है जैसे नीति निर्देशक तत्व है ना, वो बड़े लक्ष्य है भी। जैसे आप संविधान के लिए फ्री स्वास्थ्य की व्यवस्था, ठीक है, फ्री आपकी शिक्षा, तो ये थोड़े बड़े लक्ष्य हैं। ऐसे ही और जिन्हें देश की प्रगति के साथ साथ धीरे धीरे प्राप्त किया जाए। तो आपके जो मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो तो क्या है, जैसे आपके मूल अधिकार हैं, वो तो जिन तुरंत प्राप्त भी, आपने जन्म लिया, आप भारत के नागरिक बने, आपको मूल अधिकार मिल गए भी, ठीक है। तो उसके लिए आपको वेट नहीं करना 4 5 15 20 साल जो भी है भी, ठीक है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व, वो आपके ऐसे बड़े तत्व हैं, ऐसे बड़े कार्य हैं जो क्या देश की प्रगति के साथ धीरे धीरे प्राप्त किए जा सकते हैं भी, ठीक है। उनको हम धीरे धीरे प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ये हमें मूल अधिकार है, वो जन्म लेते ही हमें मिल जाएंगे, भारत का नागरिक होते ही हमें मिल जाएंगे। आप कहेंगे सही बात है सर। ठीक है, ये आपको एक वार्तालाप दी गई है। जैसे हमें ये है भी,
समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता भी। तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार क्या आपका मूल अधिकार है, भारतीय नागरिक होते ही आपको ये मिल जाएगा अभी। स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 21 है संविधान में, तो ये आपको मिल जाएगा जन्म होते ही। आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A। ये तो आपके क्या मौलिक अधिकार हैं भी। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखिए भी आप क्या है भी। तो ये है आपके कि सरकार आपकी कल्याणकारी होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य का संवर्धन होना चाहिए, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण, ये आपके क्या हैं, ये अनुच्छेद भी आपको आगे चल के याद करने पड़ेंगे, अभी आपको याद नहीं करने। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको याद करने पड़ेंगे। वो हम स्पेशल एक क्लास बनाएँगे, जिसमें हम सभी अनुच्छेद ही आपको समझाएँगे भी। तो ये आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। जैसे आपका आंगनवाड़ी, पहले आंगनवाड़ी नहीं थी, तो यहाँ पर देखिए पोषण है, जीवन स्तर है और सार्वजनिक स्वास्थ्य का बढ़ावा देना था, अनुच्छेद 47 है आपका भी। ये क्या था, नीति निर्देशक तत्वों में था। 1947 में हमारे पास सुविधाएँ नहीं थी, हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं था। धीरे-धीरे देश ने विकास किया, तो हमने आंगनवाड़ी केंद्र खोल दिए, सरकारी स्कूल खोल दिए, ठीक है? बुढ़ापा पेंशन देने लगे। ये सब क्या है, विकलांगों को पेंशन दे रहे हैं, विकलांगों को, तो ये सारे क्या नीति निर्देशक तत्व हैं और धीरे-धीरे हमारी सरकार क्या है, इनको प्राप्त करने में लगी हुई है। और ये आपके मौलिक कर्तव्य भी। ठीक है? तो ये आपके क्या है, आपको मौलिक कर्तव्य आपको दिएँगे, सिर्फ़ आप पढ़ लेना बुक खोल के या नेट पे सर्च कर लेना। मौलिक कर्तव्य, आपके नीति निर्देशक तत्व और आपके मूल अधिकार 3। मूल अधिकार आपको जन्म के साथ प्राप्त होते हैं। आप क्या है, आप उसमें जा सकते हैं कोर्ट में भी। अगर आपको मूल अधिकारों को कोई नुकसान पहुँचाता है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व वो हैं कि जो आपको सरकार को समय के साथ प्राप्त करने हैं, आप कोर्ट में नहीं जा सकते भी, न्यायालय में नहीं जा सकते भी। तो ये आपके मौलिक कर्तव्य हैं भी। तीनों हो गए आपके, हाँ सर, ये तीनों हो गए भी। संविधान एक जीवंत प्रलेख है भी। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह समझा था कि समय के साथ और भी नए कानूनों की आवश्यकता उत्पन्न होगी भी। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि उन्हें ये सोच के उन्होंने संविधान नहीं बनाया कि आज हमने बना दिया तो आपका सारी उम्र यही चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कुछ ऐसे कानून हैं जिन्हें बदला भी जा सकता है और कुछ ऐसे कानून हैं जो नए कानूनों की आवश्यकता पड़ेगी और कुछ ऐसे कानून भी होंगे जिसको समाप्त करने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आप आरक्षण पे अब बहस हो रही है अभी, कि आरक्षण अच्छा है या बुरा, वो किसी अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उस प्रकार का उन्होंने मन में विचार था अभी। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह समझा था कि समय के साथ और भी नए कानूनों की आवश्यकता उत्पन्न होगी भी। उदाहरण के लिए भाग 4A भी मूल कर्तव्य वर्ष 1976 में जोड़े गए थे। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि संविधान में कोई भी परिवर्तन जिसे संशोधन कहा जाता है भी, संविधान में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, संशोधन में, याद रखना भी। संविधान में जब परिवर्तन होता है ना, उसको संशोधन कहा जाता है भी। इसमें एक भाग है 4A भी। आपको बताया भाग तो कितने थे आपके, 22 थे ना, कितने हो गए, 25 हो गए। ठीक है? तो भाग आपके जोड़े गए होंगे। तो उसमें क्या है कि मूल कर्तव्य है, जोड़ा गया था वर्ष 1976 में। याद रखना आपको ये फैक्ट भी। मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 1976 में आपका संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। संशोधन क्या होता है? संविधान में जब कोई हम परिवर्तन करते हैं तो उसको संशोधन बोलते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, सर ऐसे ही कोई व्यक्ति संशोधन कर देता है क्या संविधान में? चलो ये बदल दिया मैंने लिख के। ऐसे नहीं होता। तो कैसे होता है? संसद में गहन चर्चा और विचार विमर्श। संसद का मतलब राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है? और आपका राष्ट्रपति भी उसी में आ गया संसद में। तो गहन चर्चा और विचार विमर्श के बाद ही स्वीकार किया जाता है। कुछ मामलों में राज्यों की विधानसभाओं में भी चर्चा होती है। अगर कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनकी चर्चा राज्यों की विधानसभाओं में होती है। चर्चा का मतलब कि उसकी डिस्कस होगी और फिर ये पूछा जाएगा क्या ये बात सही है। यदि उन्होंने कह दिया, ज़्यादा सदस्यों ने कहा कि हाँ सही है, तो संशोधन होगा, नहीं तो नहीं होगा भी। चर्चा का मतलब ये मत समझना कि गप्पे मार ली, बातचीत कर ली, हाँ कर दिया संशोधन। तो उन सदस्यों की रजामंदी भी होनी जरूरी है कि उस प्रस्ताव का पास होना ज़रूरी होता। आप कहेंगे सही बात है सर। अनेक बार आम जनता से भी राय ली जाती है। कुछ संशोधन जन आंदोलनों के माध्यम से भी प्रारंभ हो सकते हैं। उसने कहा कि कई बार आम जनता से भी राय ली जाती है कि क्या हम संविधान में संशोधन कर दें, और कई बार तो आंदोलन होते हैं कि ये संशोधन कर दें। कुछ कानून बना दिए जाते हैं, तो जन आंदोलन जो कि कानून गलत बना दिया, गलत बना दिया, गलत बना दिया, तो सरकार उन्हें निरस्त कर सकती है। और कुछ आंदोलन बना भी सकती है कि मान लो कि कोई आरक्षण चाहिए, कोई गरीबों को आरक्षण चाहिए, तो वो क्या कर देते हैं, वो आंदोलन कर देते लोग भी, सरकार से माँग करते हैं कि हमें ये आरक्षण दो या फिर और कोई भी चीज़, तो उसके लिए क्या है, संशोधन हो सकता है संविधान में। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं फिलहाल तक तो भी। जैसे एक था ये आपका ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी भी, और 2004 में इसे बदल दिया गया है अभी।
आप अपने घर पर राष्ट्र ध्वज नहीं फहरा सकते थे, तो 2004 में इसको बदल दिया अभी, ठीक है। तो उसने कहा कि जो आपका ध्वज फहराना हो क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है भी। आज हम गर्व के साथ तिरंगा फहला सकते, बशर्ते उसका अपमान न हो भी, ठीक है। और भी देख लिया आपको कुछ कि जो आपका कक्षा 6 में किया था हमने पंचायती राज अधिवेशन, तो वो कब के पास किया था अधिनियम, 73वां संशोधन किया था, मतलब 73वीं बार हमने थोड़ा सा बदलाव किया था संविधान में, इसलिए बोला गया 73वां संशोधन। कब किया गया था, 1992 द्वारा पंचायती राज भी। क्या आप पता कर सकते पिछले 10 वर्षों में संविधान में कौन कौन से संशोधन किए गए हैं? आप देख लीजिए यदि आपके पास है तो भी, ठीक है। नेट पे गूगल पे भर देना 10 वर्षों में कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए हैं, आपके सामने वो आ जाएंगे भी। सरकार की भी नागरिकों को प्रस्तावित कानूनों या नियमों में बदलाव के संबंध में सुझाव देने की अवसर प्रदान करती है। अगली पृष्ठ पर इसी प्रकार पर डालता है भी, ठीक है। तो सरकार भी क्या करती है कि अगर कोई कानून बनाना हो या फिर कोई संशोधन करना हो, तो उसमें अपनी राय देने के लिए नागरिकों को अवसर प्रदान करती है भी, कि आप अब तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया कि इस पे मैसेज भेज दीजिए, इस पे आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिए, यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए, आपको गूगल फॉर्म भरवा लिया जाता है, मेल कर दीजिए। तो बहुत सारे तरीके हैं भी, ठीक है। पहले चिट्ठियाँ मंगवाते थे कि हम इस प्रकार का एक कानून बनाना चाहते हैं, तो यदि आपकी कोई राय है तो आप हमें चिट्ठियाँ भेज दीजिए, तो चिट्ठियाँ लिख के भेजते थे भी। अब यहाँ से एक आपका फैक्ट होता है भी, जो संविधान है ना, वो लिखा किसने भी, संविधान का जो मूल पाठ है सुंदर हस्तलिपि में लिखा था नंदलाल बोस और उसके सहयोगियों ने भी। किसने लिखा था? नंदलाल बोस और उसके सहयोगियों ने अपने हाथ से लिखा था भी, ठीक है। और प्रत्येक पृष्ठ पर मोहनजोदड़ो से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक के ऐतिहासिक दृष्टा बनाकर सजाया था भी। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा सुधार करना भी, लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राजदादा ने भी। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। तो लिखा था किसने था? प्रेम बिहारी भी। तभी तो मैं सोचूं कि ये नाम आया क्यों नहीं भी। प्रेम बिहारी रायजादा, आप याद रखना भी, क्या रखना, प्रेम बिहारी रायजादा भी। ये संविधान लिखा था और सजाया था नंदलाल बोस ने भी। क्या था? नंदलाल बोस और उसके सहयोगियों ने ना, जो चित्र आपने बनाए वो इन्होंने और इसकी टीम ने, इनकी टीम ने बनाए थे भी। आपकी हड़प्पा से लेके स्वतंत्रता संग्राम तक के चित्र उसमें बनाए गए, आंदोलन तक के भी ऐतिहासिक दृश्य उन्होंने बनाए संविधान की मूल कॉपी में, जो मैंने आपको पहले दिखाए भी थे। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है भी। 1 घंटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोनों फैक्ट याद कर लोगे? लिखा किसने? प्रेम बिहारी रायजादा ने। और सजाया किसने? चित्र किसने बनाए? वो बनाए आपके नंदलाल बोस और उनके सहयोगियों ने। आप कहेंगे सर सही है भी। अब हमारा उद्देशिका को समझना भी। हमने नीति निर्देशक तत्व देख लिए, मूल अधिकार देख लिए, मौलिक कर्तव्य हमने देख लिए, जो हमारे कर्तव्य हैं खुद के, मूल अधिकार जो अधिकार हमें प्राप्त है। नीति निर्देशक तत्व वे कार्य जो आपके सरकार का लक्ष्य है, धीरे धीरे सरकार प्राप्त करना चाहती है। अब उद्देशिका भी संविधान के महत्वपूर्ण मूल्य, नीति और निर्णय हेतु दिशा निर्देशन प्रदान करते हैं भी, ठीक है। जो संविधान के महत्वपूर्ण मूल्य है ना, मूल्य मतलब जो आदर्श हैं आपके, वो नीति एवं निर्णय हेतु दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। मतलब कि हमारा देश किस प्रकार से होना चाहिए, हमारा संविधान कैसा होगा भी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो नीतियां हम उसके अंदर डिटेल में लिखेंगे, उसको दिशा निर्देश प्रदान करते हैं भी। जैसे हमने एक मूल्य दे दिया लोकतांत्रिक, तो हम क्या उसके अंदर लोकतांत्रिक से संबंधित सारी चीजें डालेंगे कि हमारा देश लोकतांत्रिक हो जाए। बात क्लियर? जिनका सरकार द्वारा पालन किया जाना अपेक्षित है और उन नियमों का, उन निर्देशों का सरकार द्वारा पालन किया जाना आपका आवश्यक है। आप कहेंगे सही है। नागरिकों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी क्षमता के अनुसार इन मूल्यों का पालन करें, कि जितनी आपकी क्षमता होती है उन नियमों का क्या करें, आप पालन करें भी, ठीक है। आपको देश के लिए दान देना चाहिए, मान लेते हैं कि आपको रक्षा करनी चाहिए, आपको सरकारी संपत्ति की। अब ये नहीं कि आप अपना घर बार छोड़ के उसके पास बैठ जाएं कि मेरे तो मौलिक कर्तव्य है, मुझे तो इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, मैं तो दिन रात यही रहूंगा, कहीं इसको कोई तोड़ जाए। जितनी आपकी संभावना, आप उसके पास से जाएं, कोई तोड़ रहा है उसको रोकें, बच्चों को समझाएं, किस प्रकार से नुकसान न पहुंचाए। आपको आगे बात समझ में? हाँ सर, आ गई भी। ये मार्गदर्शक मूल्य पूरे संविधान में समाहित है। ये जो मूल्य है ना, आपको संविधान के पूरे संविधान में मिलेंगे। लोकतांत्रिक है आपका, समानता है, समान न्याय है, ये सारे आपको पूरे संविधान में मिलेंगे भी।
लेकिन उनका सार उद्देशिका में संक्षिप्त प्रस्तुत है, इसलिए अब हम उद्देशिका का अध्ययन करेंगे भी। तो उनका जो सार है ना, सारे मूल्यों का कहाँ मिलेगा आपको? संविधान की उद्देशिका में आपको मिल जाएगा, जिसको आप प्रस्तावना भी बोलते हैं भी, संविधान की प्रस्तावना भी। ये आपकी संविधान की प्रस्तावना है। अब हम इसका पढ़ेंगे लास्ट में भी, छोड़ के मत जाना, इंपॉर्टेंट है भी। तो सबसे पहले क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, सबसे पहले हमारा भारत है वो कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी, ठीक है, समाजवादी होगा, पंथनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा और आपका गणराज्य होगा भी। संपूर्ण प्रभुत्व मतलब कि हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, हम पूरी तरह हमारे जो आंतरिक डिसीजन है वो हम लेंगे, और विदेश संबंधी डिसीजन है वो भी हम खुद लेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भी एक एक वर्ड आपको समझा रखा है। हम भारत के लोग, यह संविधान भारत के लोगों ने स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया है, इसलिए क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग। क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये जो संविधान है ना, तो ये क्या है कि हम भारत के लोगों ने बनाया, किसके माध्यम से? हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया है और अपनाया है, जिसे न तो किसी राजा ने हमें दिया है और न ही किसी बाहरी शक्ति ने। हम भारत के लोगों ने इस संविधान को बनाया, हम भारत के लोग भी। फिर हम बात करते हैं संप्रभु की। संप्रभु आपको बता दिया, लोकतंत्र में सभी मामलों में सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति लोगों में निहित होती है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देशक नहीं दे सकती, हम अपने निर्णय खुद लेंगे, इसका मतलब है संप्रभु। आप कहेंगे बिल्कुल सही भी। समाजवादी, संपत्ति का उत्पादन भी समाज में होता है और इसका लाभ समाज के बीच में साझा होना चाहिए। सरकार भूमि और उद्योग के स्वामित्व को नियंत्रण कर सकती है, जिससे सामाजिक आर्थिक और असमानता को कम किया जा सके। किसने कहा कि समाजवादी का अर्थ होता है कि सरकार कुछ भूमि और जो आपके ये इंडस्ट्री लगा लीजिए, कि यहाँ आपके उद्योग के स्वामित्व को क्या कर सकती है? उसको नियंत्रित कर सकती है भी, और जिससे क्या हो? सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सके। ये नहीं कि सारी चीजें अमीरों के पास ही चला जाए, पूंजीवाद हो जाए भी, कि कुछ जो आपकी संस्थाएं हैं या आपके जो सामान्य लोग हैं, मतलब भारत के नागरिक हैं, उनके अधीन रहेगी। कुछ ये आपकी, चाहे आपकी भूमि लगा लो या फिर उद्योग लगा लो, ये नागरिकों के अधिकार में रह सकते हैं, और कुछ का जो स्वामित्व है वो सरकार भी कर सकती है, ताकि क्या है कि असमानताएं न आए भी, ठीक है। अब भी देख लो कि सरकार की कितनी कंपनियां हैं भी, वो इसी का उदाहरण समाजवादी के अंतर्गत आती है, कि सारी चीजें, ये नहीं कि सारी चीजें अमीर व्यक्तियों के हाथ में चला जाए और गरीबों को उनमें से कुछ न मिले भी। तो सरकार क्या करती है? कुछ कंपनियां वगैरह रहती है, उनको खुद लेती है, भूमि को खुद लेती है, ताकि वो क्या है कि जो सामाजिक आर्थिक असमानता, अमीरी गरीबी, उसको वो कम कर सके। आप कहेंगे सर सही है। पंथ निरपेक्ष आपको पता है कि किसी भी धर्म को बढ़ावा न देना भी। नागरिक को अपनी पसंद का धर्म अपनाने और पालन करने की स्वतंत्रता है। भारत को कोई राजकीय धर्म नहीं है। सरकार सभी धर्म विचार और आचारों के साथ समान व्यवहार करेगी भी। ये बात क्लियर। धर्मनिरपेक्षता, राज्य का कोई धर्म नहीं होता। यहाँ पे राज्य का मतलब क्या होता है? कोई भी एक सरकारी ऐसी चीज, राज्य का मतलब हरियाणा पंजाब नहीं है, कोई भी ऐसी सरकारी संस्था हो क्या आपका राज्य है भी। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, कोई भी ऐसी सरकारी संस्था जो आपकी रूल बनाती है, नियम बनाती है, जहाँ नागरिक नौकरी करते हैं, जिनका संबंध नागरिकों के साथ हो, वो क्या आपकी राज्य है भी। लोकतांत्रिक भी, एक प्रकार की सरकार जिसमें लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र का मतलब लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, उन्हें जवाबदेह रखते हैं। सरकार की कुछ मूलभूत नियमों के अनुसार कार्रवाई चलाई जाती है। आप कहेंगे सर लोकतांत्रिक में समझ में आ गया, लोगों को वोट डालने का अधिकार होगा, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या? लोकतांत्रिक भी। बंधुता क्या है? हम सभी को एक परिवार के सदस्यों की तरह व्यवहार करना चाहिए। किसी को भी दूसरे नागरिक को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हम आपस में भाईचारे से रहेंगे, ये बंधुता भी। समानता, कानून के समक्ष सभी क्या आपके समान है। असमानताओं को समाप्त किया जाना चाहिए। सभी को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए भी। स्वतंत्रता, नागरिक को सोचने की, अपने विचार व्यक्त करने की, अपने विश्वासों के अनुसार कार्य करने की। कोई भी काम आप कर सकते हैं, कोई भी डिग्री आप हासिल कर सकते हैं, कोई भी जॉब आप देख सकते हैं, लेकिन नियमों के अनुसार। वो आपकी स्वतंत्रता है भी। न्याय, कि आपको जाति धर्म लिंग के भेद पर आपके के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा भी। सामाजिक असमानता को समाप्त किया जाना चाहिए। सभी के वर्गों, विशेष रूप से वंचित समूह के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। ये क्या आपका आपका उद्देशिका में लिखा हुआ है। अब आप देखिए कि आपको दो बात आपको याद रखनी, मेन इंपॉर्टेंट भी, वो ये है
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। पहले ये तीन शब्द नहीं थे भी। क्या नहीं थे? यहाँ पे याद रखना, SPA या फिर पास। क्या किया गया? पास। क्या क्या पास किया गया आपका? पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। कब? 1976 में ये शब्द आपके जोड़े गए। पहले आपके संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे। एक बार संविधान की प्रस्तावना को देख लीजिए भी। ये देखिए, सबसे पहले आएगा, भारत के लोग कैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संप्रभु है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक भी, गणराज्य भी। ये आपके जो वर्ड थे लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को भी, ठीक है। तो ये देखिए, आपको कौन कौन से वर्ड थे जो हमने किए थे, जो अभी जोड़े गए थे, वो कहे थे सर, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता भी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तो यहाँ हो गए, SP तो ऊपर हो गया, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष भी, ठीक है। और ए आपका नीचे मिलेगा, अखंडता। तो किस प्रकार का राष्ट्र है? अगर आपसे पूछे कि किस प्रकार का राष्ट्र भारत को बताया गया है, संप्रभु, ठीक है, संपूर्ण संप्रभु आएगा यहाँ पे, संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य बनाने के लिए कितने न्याय हैं आपके? 3 न्याय हैं भी। कितने न्याय हैं? 3। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपसे पूछा जा सकता है कितने न्याय की बात की गई है, तो 3 न्याय की आपकी बात की गई है। और आपको स्वतंत्रता किसकी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 स्वतंत्रता की बात की गई है। न्याय कितने? 3। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता आपकी 5वीं। और समता कितनी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता। और प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये आपका जोड़ा गया था ना, अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। किस प्रकार की बंधुता? जिसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, किस प्रकार की बंधुता। न्याय कितने प्रकार के? आप 3 प्रकार के, राजनीतिक, आर्थिक और आपके सामाजिक। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। और स्वतंत्रता विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की भी। और जो समता हो किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी। 2 प्रकार की समता। ऐप से आपसे कुछ पैसे पाचे जाएंगे भी। ये आपको बताया कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, इस प्रकार से ये सारी चीजें होती है भी। आगे बढ़ने से पहले यहाँ से आपका ये अध्याय कंप्लीट भी। मेरे हिसाब से अब आपके इस अध्याय में कुछ भी नहीं रहा होगा। यदि कुछ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट में थोड़ा सा माइक की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो आपको मज़ा आया होगा लेसन नंबर 10 पढ़ने में। तो मिलेंगे हम लेसन नंबर 11 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।